हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द एचएसएससी एक मेंस कंडक्ट करवाने वाली है, तो हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी तैयारी रखनी चाहिए अपनी। और इसी क्रम में आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपकी टेक्निकल क्लासेस के लिए है। एसए, एएलएम और जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आप सभी जानते तो हैं ही कि 5 से 6 हज़ार पोस्ट हमारी उम्मीद है कि आएंगी, और उसमें मेन अपना वेटेज टेक्निकल क्वेश्चंस का ही होगा, जो कि 70 क्वेश्चंस अपने टेक्निकल फील्ड से होंगे। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था करंट के ऊपर। तो छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो करंट क्या होता है? करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी भी एक सर्किट में किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट कहते हैं। और बेसिकली करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि करंट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। दरअसल क्या था, शुरू में जब जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये माना था कि जो करंट है वो फ्लो करता है और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो उन्होंने एक कन्वेंशनल थ्योरी दी थी। बाद में जब खोज हुई और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, तब पता चला कि असलियत में करंट मूव ना होके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, जिनकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आज इसीलिए इस वजह से दो थ्योरीज़ हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और करंट की मूवमेंट अपोजिट होती है। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आंद्रे मेरे एम्पियर को। तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर रखी गई है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इस जो सीजीएस यूनिट है वो है बायोट, उसको एब एम्पियर भी कह देते हैं, और ये 10 एम्पियर के बराबर होती है। इसका बेसिक फॉर्मूला जो अपने सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है वो है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहाँ पे I हमारा करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। तो ये बताता है कि पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है, वो होता है हमारा करंट। तो इसकी जो हम डेफिनेशन देखते हैं उसमें हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकंड। टाइम को हमेशा सेकंड में ही नापा जाएगा। जो अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी है उसके अंदर टाइम को हमेशा सेकंड में लेते हैं। तो इस हिसाब से 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। और करंट को मेजर कैसे करते हैं? करंट को मेजर करते हैं हम एमीटर के थ्रू। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है। इसको कभी भी पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये जल जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं। और इसकी सीजीएस यूनिट जैसा अभी आपको बताया कि वो बायोट होती है, या फिर उसको एब एम्पियर कहते हैं। और ये जो बायोट है ये भी एक रिसर्चर थे, उनके नाम पे आया है बायोट, जिन्होंने बायोट सावर्ट लॉ दिया था। 2 रिसर्चर्स थे, बायोट और सावर्ट, उन दोनों ने मिलके बायोट सावर्ट लॉ दिया था। तो उनमें से एक रिसर्चर के नाम पे ये बायोट आया। I इक्वल्स टू वी बाई आर, इसकी एक दूसरी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। I इक्वल्स टू
V/R। और यहाँ पे जो I है करंट है, V आपकी वोल्टेज है और R आपका रेजिस्टेंस है। ऐसे ही I इक्वल्स टू V/G। G आपका कंडक्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस तो क्या करता है कि आपके फ्लो को रोकता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसको अवरोध उत्पन्न करता है उसके रास्ते में, और जो कंडक्टेंस होता है उसको फ्लो करने में मदद करता है करंट को। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है वो इसके अपोजिट होता है। और P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ पे P पावर है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू में करंट। ये एक हमारा क्विक रिवीजन था। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, ये है चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो असलियत में है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक फोर्स को महसूस किया जाता है जब उसको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, इसमें क्या होता है कि या तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के प्रति या फिर एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। तो लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा रिपेल होते हैं, और अनलाइक पार्टिकल्स जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमेशा अट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो दूर भागेंगे एक दूसरे से, वो रिपेल होंगे, और दोनों नेगेटिव हैं तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, वो भी रिपेल होंगे। तो ये जो चार्ज की थ्योरी है, ये चार्ज की थ्योरी हमें बताती है कि चार्जेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और जो इसकी CGS यूनिट है वो होती है स्टेट कूलम, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह देते हैं, ESU, या फिर फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो इसकी एक कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम। और जो हम एक स्टैट कूलम या फिर एक फ्रैंकलिन की बात करें तो वो होती है 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एक कूलम 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम के बराबर होता है, और एक स्टैट कूलम या एक फ्रैंकलिन 3.3 × 10⁻−10 कूलम के बराबर होता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बस वो पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। उसमें 9 की पावर है, इसमें 10 की पावर है। ये थोड़ा सा सिमिलर है अगर आप याद रख सकें तो। फिर कूलम को हम एक तरह से और कह सकते हैं, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि 1 एम्पियर का जो करंट था उसका जो रिलेशन बताया था कूलम और टाइम के साथ, वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वहाँ रिलेशन था 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन में 1 सेकेंड, और यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मतलब कि अगर 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो उससे कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगी, उसको कहते हैं हम 1 कूलम। कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होगा अगर 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए छोड़ा जाए तो। इसका जो बेसिक फंडामेंटल है जिससे करंट फ्लो कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करता जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दी जाए। तो
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो उसकी एक वैल्यू है E इक्वल्स टू, ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम यूज़ किया है कि इसका इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना है, तो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन की है। और अगर यूँ बात करें कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो आएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, ठीक है। और जो चार्ज होता है ये दो तरह का होता है, या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम देसी भाषा में प्रोटॉन कह देते हैं, और नेगेटिव होता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। चार्ज इज मेजर्ड थ्रू एन एमीटर इनडायरेक्टली, मतलब एमीटर जो कि हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते थे, उसके थ्रू भी हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं। और वैसे डायरेक्टली अगर हमको मेजर करना है तो इलेक्ट्रोस्कोप होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे हम मेजर करते हैं, या फिर हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ ये बताता है कि किसी मटेरियल में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब कि उसको अट्रैक्शन और रिपल्शन से वो सिर्फ ये पता करता है कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। और इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है। ये माइन्यूट से माइन्यूट चार्ज, मतलब माइक्रो में जो चार्ज होता है उसको भी मेजर कर लेता है, और ये सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, प्रैक्टिकल पर्पज़ में ये यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके थ्रू भी हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं। तो मेन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरा जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोमीटर। और अगर हम इनडायरेक्टली ये पूछे कि एमीटर के थ्रू क्या हम चार्ज मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट वे होगा जिसमें हम करंट और टाइम की वैल्यू निकाल के और उससे चार्ज निकालेंगे। वो डायरेक्ट तरीका नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट तरीका होगा कि हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं और कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ है उसके थ्रू हम चार्ज निकाल रहे हैं, वो एक डिराइव्ड मेथड है। तो बेसिकली इसका सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप है। अच्छा, जो ये है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है इंस्ट्रूमेंट, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, मतलब कि चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करता है। कि जैसे मान लो अगर किन्हीं भी दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाए तो वो उनमें एक चार्ज पैदा होता है, और उससे देखा जाता है कि वो चीज़ आपस में अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है। जैसे आप किसी भी प्लास्टिक चेयर को रगड़ते हो हाथ से, तो आप देखते हो कि आपके हाथ के बाल जो हैं वो ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक चार्ज पैदा हो जाता है उसके जो रगड़ के उससे। इसी तरह जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा, रजाई में या कंबल में जब ओढ़ते हैं तो एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अच्छा, मॉडर्न इलेक्ट्रोमीटर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोमीटर्स की हम बात कर रहे थे, उनमें क्या है कि हम माइन्यूट से माइन्यूट, मतलब ये रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और इनमें हम माइन्यूट से माइन्यूट जो माइक्रो में होती है वैल्यूज़, उनको भी मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में जिसने बताया था वो व्यक्ति हैं थेल्स, ये ग्रीस के थे, और इन्होंने सबसे पहले चार्ज को ऑब्ज़र्व किया था। इन्होंने कैसे ऑब्ज़र्व किया था, ये एक एम्बर होता है, एक स्टोन, उस एम्बर को फर से साफ कर रहे थे। तो
उसको जब इन्होंने उसको साफ़ करने के लिए रब किया तो देखा कि फ़र जो है वो एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि चीज़ें जो होती हैं वो लाइट चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, और वो अट्रैक्ट किस थ्योरी की वजह से करती हैं? वो अट्रैक्ट करती हैं चार्ज की वजह से। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने यूँ बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो कंजर्व्ड होती है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह एक साइंटिस्ट थे जो थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, ये फ्रांस के थे। और इन्होंने क्या किया कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, जो हम ये कूलम यूनिट पढ़ रहे हैं अभी, ये कूलम यूनिट इन्होंने ही दी थी, और इन्होंने कूलम्स लॉ भी दिया था। तो इन्होंने क्या मेजर किया था कि चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स पैदा हो रही है, वो इन्होंने दिया था। और इन्हीं के नाम पे यूनिट का नाम पड़ा कूलम। और जे थॉमसन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने वाले इंसान थे जे थॉमसन। अब इन्होंने क्या किया कि एक कैथोड रे ट्यूब थी, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने पता लगाया कि जो चार्ज है वो पार्टिकल्स के थ्रू कैरी होता है। तब वहाँ से इन्होंने एक नेगेटिव चार्ज कैरियर का पता लगाया और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। फिर जो पॉजिटिव, ये तो बात होगी नेगेटिव चार्ज के बारे में। फिर पॉजिटिव चार्ज को किसने पता किया? यूगन गोल्डस्टीन, जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैनल रेज के थ्रू, जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनके थ्रू उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का पता लगाया। लेकिन जो प्रोटॉन शब्द है, जो हम प्रोटॉन यूज़ करते हैं आज के टाइम पे शब्द को, ये प्रोटॉन शब्द दिया था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। बाद में ये इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपना सारा स्टडी वगैरह की। इनको अर्नेस्ट रुदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स भी कहा जाता है। इन्होंने ये प्रूव किया कि प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो असलियत में प्रोटॉन हैं। ऐसे ही जेम्स चैडविक, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक न्यूट्रल वैल्यू का चार्ज पार्टिकल होता है। तो इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। जो अभी पीछे इतने टाइम से हम सुन रहे थे कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये तो ये असलियत में है क्या? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी मटेरियल की किसी के साथ बॉन्डिंग होती है तो असलियत में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब एक पार्टिकल से टूट के और दूसरे पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं वो, ठीक है। तो एक मान लो एटम या मॉलिक्यूल है, उसके पास अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको चार्ज दिया गया, तो हो सकता है कि वो दूसरे जो एटम मॉलिक्यूल है उनसे इलेक्ट्रॉन्स को ले, या फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे। तो इस बेसिस के ऊपर इनके नाम पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नेगेटिव होता है और ये बहुत ही हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। इसका जो मास होता है ये बहुत कम होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर रहता है। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है और इसका जो वेट होता है वो लगभग
1800 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो चार्ज जो होता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए वो सेम होता है। इनका मास में भले ही फ़र्क हो लेकिन चार्ज इनका सेम होता है, बस डिफरेंस होता है इनके साइंस का। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो वो नेगेटिव में होगा, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो वो पॉजिटिव में होगा। लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज कैरियर है। ये हैवी पार्टिकल है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फिर हम बात करते हैं आयंस की कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो चलो ठीक है चार्ज कैरी करते हैं, करंट का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन कई जगह सुनने में आता है कि जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर मान लो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है, और सेमीकंडक्टर्स हो गए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो आयन है ना, आयन है क्या चीज़? आयन एक एटम और मॉलिक्यूल है जिसने या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा या फिर लूज़ किया होगा। मतलब कि या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ा है या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटा है, तो उसकी वजह से उसमें एक चार्ज पैदा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वो है पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहेंगे कैटायन। और वो अट्रैक्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाला जो हमारा एटम आयन होता है वो होता है कैटायन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, तो कैटायन क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। और एनायन क्या होता है? एनायन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स आगे जुड़ते हैं इससे। ये एक नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है और इसके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आगे जुड़ते हैं, और ये अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है सॉल्ट लाइट सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ये दोनों ही करंट को कैरी करने का एक ज़रिया होते हैं। तो करंट इन दोनों के थ्रू कैरी किया जाता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। है इसमें भी थ्योरी वही कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही चार्ज बन पाए, लेकिन मेन कैरियर इसमें आयंस बन जाते हैं। इसी तरह जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता था, उसी तरह अब क्या है कि होल्स जो हैं या प्रोटॉन्स जो हैं, तो वो एक जगह बना के देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब बाहर से सप्लाई दी जाती है, वोल्टेज दी जाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ या होल्स की तरफ, तो वो वहाँ शिफ्ट होंगे, और जो अपनी जगह थी उसको वैकेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। मतलब ये आगे वाले होल में चले गए और इनकी जगह खाली हो गई। तो इस तरह यूँ लगता है कि होल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। वो आगे से आगे होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, वहाँ मूव करते रहते हैं, और जो अपनी जगह है उसको वैकेंट करते जाते हैं, अपनी जगह खाली करते जाते हैं। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो
इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे बहुत सी क्लासेस लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें अगर आपको ये अच्छा लगा या फिर कुछ कमी रह गई तो वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, या मेरे समझाने के तरीके में अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, मैं उसको भी बिल्कुल दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर ऐसी और वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।